किसी गांव में मायरा नाम की एक लड़की अपनी माँ सीता के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही सीता का अपने पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद सीता अकेली ही मायरा और घर को संभालती थी। मायरा बहुत ही समझदार लड़की थी। एक दिन मायरा अकेले एक कमरे में बैठी हुई थी। बहुत देर तक ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो जाती है, तो वो अपने मन में सोचती है, मैं तो बोर हो रही हूँ, एक काम करती हूँ, जंगल घूम कर आती हूँ, पहले माँ से पूछ लेती हूँ। मायरा थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और फिर बोलती है, अरे नहीं, माँ को जंगल का नाम बताया तो माँ मुझे कभी नहीं जाने देंगी। एक काम करती हूँ, माँ को बोल देती हूँ कि यहीं कहीं से घूम कर आ जाऊंगी। इतना सोचकर मायरा सीता के पास जाती है और कहती है, माँ, मैं घर में अकेले बैठकर बहुत बोर हो रही हूँ, इसलिए थोड़ा बाहर से घूम कर आती हूँ। बेटी, आसपास में ही घूमना, ज्यादा दूर मत जाना, किसी से ज्यादा बात मत करना। और हाँ, थोड़ी ही दूरी पर एक जंगल है, वहाँ तो बिल्कुल मत जाना। मैंने गांव वालों से सुना है कि उस जंगल में एक चुड़ैल है और गांव के कई लोगों ने तो चुड़ैल को देखा भी है। अरे माँ, मैं जंगल नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। क्यों? मैंने कह दिया तो कह दिया कि ज्यादा आगे तक मत जाना। आप इतना मत सोचो, मैं जंगल नहीं जाऊंगी, मैं तो अपनी सहेली यामिनी के घर जा रही हूँ। इस तरह मायरा जंगल जाने का मन बना लेती है और अपनी माँ से झूठ भी बोल देती है। तभी सीता फिर से बोलती है, ये ले, अपनी सहेली के घर जा रही है ना, तो मैंने कुछ लड्डू बनाए हैं, ये लेकर जा, खुद भी खा लियो और अपनी सहेली को भी खिला दियो। ठीक है माँ। मायरा लड्डू का डब्बा ले लेती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है। मायरा जंगल पहुंच जाती है। जंगल पहुंचने में मायरा को बहुत टाइम लग जाता है और वो चलते चलते थक जाती है, इसलिए एक जगह जाकर बैठ जाती है। अरे यार, मैं तो थक गई, धूप भी कितनी तेज है, जल्दी जल्दी घूमकर शाम होने से पहले घर चली जाऊंगी। मायरा जंगल में अकेली थी, उसके आसपास भी कोई नहीं था। तभी अचानक उसके हाथ से लड्डू का डब्बा गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? सारे लड्डू नीचे गिर गए, अब मैं क्या खाऊंगी? जमीन पर गिरकर तो डब्बा भी टूट गया। अरे, अब मैं माँ को क्या ही जवाब दूंगी? मायरा थोड़ी देर जंगल में घूमती है और शाम हो जाती है। मायरा अपने मन में सोचती है, घूमते घूमते इतना वक्त हो गया, पता भी नहीं चला, शाम हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। इस तरह मायरा घर जाने के बारे में सोचती है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद उसके पैर में शीशा चुभ जाता है और उसके पैर से बहुत खून निकलने लगता है। मायरा को बहुत दर्द हो रहा था, वो चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो बहुत रो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ, चलना तो दूर की बात है, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, पता नहीं मैं घर तक कैसे जाऊंगी। मायरा रो रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ वही चुड़ैल आ जाती है, जिसके बारे में मायरा को उसकी माँ ने बताया था। चुड़ैल को देखकर मायरा घबरा जाती है, क्योंकि मायरा ने कभी चुड़ैल को नहीं देखा था, इसलिए वो चुड़ैल को नहीं पहचान पाती और बोलती है, अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम मायरा है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। आप बताओ, आप कौन हो? मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल के इतना कहते ही मायरा बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए कहती है, आप चुड़ैल हो? मुझे माँ ने बताया था कि इस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब तुम मुझे मारकर खा जाओगे ना? प्लीज मुझे कुछ मत करना, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ जिंदा नहीं रह पाएंगी। अरे अरे, तुम डरो मत, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन खतरनाक नहीं। गांव के सभी लोगों को पता है कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन मैंने आज तक गांव के किसी भी इंसान को नहीं मारा है। मैं इस जंगल में रहती हूँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन भला तुम मेरी मदद क्यों करोगी? तुम्हारा लड्डू का डब्बा भी गिर गया था ना? हाँ हाँ, मेरे सारे लड्डू गिर गए थे, मेरी माँ ने मुझे दिए थे। तुम्हारे लड्डू खाने में बहुत अच्छे थे, तुम्हारा लड्डू खाकर तो मैं बहुत खुश हुई, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रुको,
मैं अभी तुम्हें पूरे तरीके से ठीक कर देती हूँ। चुड़ैल अपनी दोनों आंखें बंद करती है और मायरा के पैर में जहाँ उसे शीशा चुभा था वहाँ जाकर अपने दोनों हाथ लगाती है। चुड़ैल के इतना करते ही मायरा की चोट ठीक हो जाती है और उसका दर्द भी गायब हो जाता है। अरे वाह, मेरी चोट तो ठीक हो गई और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले तुम मेरे लिए कभी कभी लड्डू लाते रहना। लेकिन मैं तुम्हें लड्डू कैसे दे पाऊंगी अगर तुम मुझे नहीं मिली तो? तुम लड्डू लाकर वहीं रख देना जहाँ आज तुम्हारे हाथ से लड्डू गिर गए थे। मैं उस जगह से लड्डू उठा लूंगी और खा लूंगी। अच्छा ठीक है। तभी मायरा की नजर उसके हाथ में लगी चोट पर जाती है। अरे ये क्या, मेरे तो हाथ में भी चोट लगी है। इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अगर माँ ने मेरी ये चोट देख ली तो वो मेरे से बहुत सवाल करेंगी। तुम चिंता मत करो, ये भी ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम्हारे शरीर में जितने भी दाने और मुहासे हैं वो भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ एक फ्रॉक प्रकट कर देती है। ये लो, ये फ्रॉक पहन लो। फ्रॉक पहनने के बाद तुम्हारे शरीर के सारे दाने और मुहासे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तुम इस जादुई फ्रॉक से जो भी मांगोगी ये तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेगी। ये सब सुनकर मायरा बहुत खुश होती है और फ्रॉक लेकर घर आ जाती है। घर आकर मायरा फ्रॉक पहनती है और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा चुड़ैल ने कहा होता है। मायरा फ्रॉक के बारे में अपनी माँ को भी सारी बातें बताती है। फ्रॉक की मदद से मायरा ने अपना छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल लिया था और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रह रही थी। मायरा की खुशी उसके पड़ोस में रहने वाली अंकिता को रास नहीं आती है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। अचानक इस लड़की के शरीर के सारे निशान कहाँ गायब हो गए और ये इतनी अमीर भी हो गई है। भला एक रात में ऐसा क्या जादू हुआ? अभी इससे पूछ कर आती हूँ। अंकिता मायरा के पास जाती है और उससे सारी बातें पूछती है। मायरा बहुत सीधी लड़की थी, इसलिए वो अंकिता को सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो ये जादुई फ्रॉक का कमाल है। मुझे भी चाहिए जादुई फ्रॉक। क्या तुम मुझे भी जादुई फ्रॉक दिलवा दोगी? मायरा अंकिता की बात मान लेती है और उसे लेकर जंगल जाती है। मायरा अपने साथ लड्डू भी लेकर जाती है और उसी जगह रख देती है जहाँ चुड़ैल ने उसे कहा होता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बोलती है, कैसी हो लड़की, और यहाँ आज कैसे आना हुआ? मेरी सहेली को भी जादुई फ्रॉक चाहिए, क्या तुम इसे भी दे दोगी? चुड़ैल अंकिता को भी एक फ्रॉक दे देती है। अंकिता आते हुए रास्ते में सोचती है, क्यों न मैं इस मायरा को यहीं जान से मार दूं। इसके बाद इसका फ्रॉक भी ले लूंगी। मेरे पास 2-2 फ्रॉक होंगे, फिर मैं सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। अंकिता पीछे से मायरा के सिर पर डंडा मारने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है और मायरा की जान बचा लेती है। ए लड़की, तूने मायरा को जान से मारने की कोशिश की है, अब मैं तुझे ही जान से मार डालूंगी। और हाँ, तुम मुझे मेरा फ्रॉक वापस कर दो। चुड़ैल की बात सुनकर अंकिता बहुत डर जाती है और रोने लगती है। मायरा को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो चुड़ैल को कहती है, एक आखिरी बार इसे माफ कर दो और इसे मत मारो। मायरा की बात मानकर चुड़ैल उसे कुछ नहीं कहती और अपना जादुई फ्रॉक लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद मायरा अपने घर वापस आ जाती है और फिर से अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इच्छाधारी नागिन माँ। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में कृतिका नाम की एक नागिन रहती थी। कृतिका बहुत शक्तिशाली थी। उसके एक बूंद जहर से ही किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती थी। कृतिका नागिन को पृथ्वीलोक पर जाना और घूमना बहुत पसंद था, परंतु नागलोक की नागरानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि नागलोक से कोई भी नागिन पृथ्वीलोक पर घूमने जाए, क्योंकि वो इंसानों को अपना दुश्मन मानती थी। एक बार नागरानी कृतिका नागिन से कहती है, कृतिका, मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रही हूँ कि पृथ्वीलोक पर मत जाया करो। अगर आज के बाद मुझे कभी भी पता चला कि तुम पृथ्वीलोक पर गई हो तो तुम्हें सजा दी जाएगी, समझी तुम? जैसे आपकी आज्ञा नागरानी, मैं अब पृथ्वीलोक पर कभी नहीं जाऊंगी। कृतिका नागिन नागरानी से वादा तो कर देती है, लेकिन उसका मन कहाँ मानने वाला था।
वो एक दिन चुपचाप पृथ्वीलोक पर चली जाती है और वहाँ घूमने लगती है और मन ही मन सोचती है, मैं यहाँ कितने दिनों बाद आई हूँ। ना जाने क्यों नागरानी इंसानों को दुश्मन मानती है। इंसान कितने अच्छे होते हैं, सिर्फ कुछ ही इंसान बेकार होते हैं। उनके कारण आज पूरी मनुष्य जाति को हमारा दुश्मन माना जाता है। कृतिका नागिन ऐसा सोचते सोचते घने जंगल में चली जाती है। जंगल में कृतिका नागिन को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इस जंगल में मनुष्य के बच्चे की आवाज कैसे आ सकती है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाना चाहिए। नागिन उस बच्ची की आवाज का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ को किसी सांप ने डस लिया है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। मरी हुई माँ के बगल में उसके बच्चे बैठकर बहुत रो रही है। कितनी मासूम बच्ची है ये। ना जाने क्यों सांप ने इस बेगुनाह माँ को मार डाला। अब इस बच्ची का क्या होगा? अगर मैंने इसको यहाँ इसी तरह छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर आकर इस बच्ची की भी हत्या कर देगा। मुझे इस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहिए। कृतिका नागिन उस बच्ची को अपने गोद में उठा लेती है। नागिन के गोद में जाते ही वो बच्ची बिल्कुल चुप हो जाती है। मैं इस बच्ची को लेकर अगर नागलोक गई तो नागरानी मुझे नागलोक से निकाल देंगी। मैं एक काम करती हूँ, इस बच्ची को किसी अच्छे इंसान के हवाले करके वापस नागलोक चली जाती हूँ। नागिन उस बच्ची को लेकर एक गांव में जाती है और किसी के घर के बाहर उसको रखकर जाने लगती है। नागिन जैसे ही बच्ची को अपनी गोद से उतारती है, वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और नागिन के गोद में दोबारा जाते ही चुप हो जाती है। लगता है ये बच्ची मुझसे दूर नहीं जाना चाहती है, लेकिन मैं क्या करूं? कृतिका नागिन चुपके से उस बच्ची को नागलोक ले जाती है और उसे अपनी गुफा में चोरी छुपे रखने लगती है। लेकिन नागरानी से ये सच ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाता। कुछ ही दिनों में उनको पता चल जाता है कि कृतिका नागिन पृथ्वीलोक से एक बच्चा उठाकर ले आई है और उसे पाल रही है। नागरानी तुरंत कृतिका के गुफा में जाती है और कहती है, कृतिका, हमारा वादा तोड़कर तुमने हमारा अपमान किया है। मना करने के बावजूद तुम पृथ्वीलोक पर गई और इतना ही नहीं, तुम वहाँ से एक बच्चा उठाकर ले आई। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? मुझे माफ कर दीजिए नागरानी, परंतु मैं बेबस थी। इस बच्ची को मुझ में माँ नजर आती है, इसलिए ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती। इसका पूरे पृथ्वीलोक पर कोई नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ नागरानी, मैं अब कभी पृथ्वीलोक पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इस बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिएगा। इसका फैसला तो कल नाग दरबार में होगा। इतना कहकर नागरानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नाग दरबार में सभी शक्तिशाली नागिनें एकत्र होती है और सभी मिलकर फैसला लेती है और नागरानी उस फैसले की घोषणा करती है। सभी शक्तिशाली नागिनों का ये मानना है कि कृतिका नागिन ने घोर अपराध किया है और इसकी केवल एक ही सजा है। मैं अभी इसी वक्त कृतिका नागिन की सारी शक्तियाँ वापस ले रही हूँ। अब कृतिका नागिन एक मामूली इंसान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतना कहकर नागरानी कृतिका नागिन की सारी शक्तियाँ वापस ले लेती है और अब कृतिका एक साधारण इंसान बन गई थी। कृतिका, तुम्हें पृथ्वी पर जाने का बहुत शौक था ना? अब तुम अपना पूरा जीवन पृथ्वी पर ही व्यतीत करोगी, समझी तुम? नागरानी, ऐसा मत कीजिए। मैं अपना परिवार कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। भले आप मेरी सारी शक्तियाँ छीन लीजिए, लेकिन मुझे हमेशा के लिए पृथ्वीलोक पर मत भेजिए। कृतिका, ये तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। हमारा फैसला अंतिम फैसला है। इतना कहकर नागरानी कृतिका और उस बच्ची को पृथ्वीलोक भेज देती है। पृथ्वीलोक पर जाने के बाद कृतिका सोचती है, यहाँ ना तो मेरे पास घर है और ना ही खाने का खाना, लेकिन मेरी बच्ची, मैं किसी भी तरह तुम्हें पालूंगी। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे पिता भी हूँ। बच्ची ने काफी समय से दूध नहीं पिया था, इस वजह से वो बहुत रो रही थी। कृतिका एक अनजान घर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, कृपया कर मेरी बच्ची के लिए थोड़ा सा दूध दे दीजिए, इसको बहुत भूख लगी है। कृतिका को उस घर से दूध मिल जाता है, फिर वो बच्ची को उसे पिला देती है। उसके बाद कृतिका उस मकान की मालकिन से कहती है, आप मुझे अपने घर में नौकरानी का काम दे दीजिए, मुझे अभी काम की बहुत जरूरत है। कृतिका की ये बात सुन उस घर की मालकिन कहती है, हाँ,
वैसे हमें भी नौकरानी की कब से जरूरत थी। तुम हमारे घर में झाड़ू पोछा करने का काम कर लेना। उसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को 3 समय का भोजन और दूध दे दूंगी। कृतिका उस दिन से वहीं रहने लगती है और नौकरानी का काम करके अपनी बच्ची को पालने लगती है। इसी तरह देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और वो बच्ची जिसका नाम कृतिका ने पायल रखा था वो बड़ी हो जाती है। एक दिन पायल कृतिका के पास आकर कहती है, माँ मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। माँ मेरे पिता कहाँ हैं? स्कूल में सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता नहीं हैं, मैं बिना बाप की बेटी हूँ। अगर तुम्हें बच्चे परेशान करते हैं तो तुम टीचर से शिकायत क्यों नहीं करती? मैंने कई बार किया है लेकिन मैडम कुछ नहीं कहती। आज मुझे जानना है कि मेरे पापा कौन है। मुझे प्लीज बताओ, मुझे जानना है तो जानना है। तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है। आप झूठ बोल रही हो, मुझे बताओ। नहीं बताओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। पायल के जिद के कारण कृतिका को उसे सब कुछ बताना पड़ता है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो उसकी सगी माँ नहीं है। उसने तो उसको पाला है और उसके लिए अपनी सारी शक्तियाँ भी छोड़ दी है। ये सब जानकर पायल कहती है, माँ आप कितनी अच्छी हो ना। मेरे लिए आपने अपना घर परिवार शक्ति सब कुछ छोड़ दिया और मुझे इतना प्यार दिया। इतना प्यार शायद मेरे सगे माँ बाप भी मुझे नहीं दे पाते। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज के बाद आपसे कभी ऐसी बातें नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची। उसके बाद दोनों माँ बेटी गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद नागलोक से कृतिका नागिन की बहन सुलेखा नागिन पृथ्वीलोक पर आती है और अपनी बहन का पता लगाकर अपनी बहन के पास आती है। सुलेखा नागिन को देखकर कृतिका बहुत खुश होती है और कहती है, मेरी बहन मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे पूरे परिवार की बहुत याद आती है। परंतु तुम पृथ्वीलोक पर क्यों आई? नागरानी तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा दे सकती है। बहन मुझे नागरानी ने ही यहाँ आने के लिए कहा था। तुम्हारी सजा अब पूरी हुई। अब तुम्हें नागलोक वापस बुलाया जा रहा है। कृतिका नागिन ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, क्या तुम सच कह रही हो मेरी बहन? तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इस बात से मुझे कितनी खुशी मिली है। लेकिन एक शर्त है, तुम अकेली ही नागलोक जा सकती हो। तुम उस इंसानी लड़की को अपने साथ नागलोक नहीं ले जा सकती। ये सुनकर कृतिका की खुशी वापस दुख में बदल जाती है क्योंकि वो पायल को छोड़कर किसी हाल में नहीं जाने वाली थी। अगर ऐसा है तो मैं नागलोक कभी नहीं जाऊंगी। बोल देना नागरानी से कि एक माँ की ममता उन्हें तब समझ आएगी जब वो खुद किसी संतान को जन्म देंगी। कहने को पायल मेरी अपनी संतान नहीं है, लेकिन अपनी संतान से भी बढ़कर है। मैं ऐसे नागलोक का त्याग करती हूँ जहाँ मेरी बेटे का कोई मूल्य ही नहीं है। तुम जा सकती हो। सुलेखा नागिन वापस नागलोक चली जाती है। ये सारी बातें पायल सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और वो आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ मैंने सब सुन लिया। आप मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे छोड़कर कभी मत जाना माँ, कभी मत जाना। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। कृतिका पायल के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है और पायल के साथ मनुष्य की तरह साधारण जीवन जीती है और उसी साधारण जीवन में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसे नागलोक से निकाल दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।